सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि शाओ ची रात में फेंग लैंग के साथ सो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जब फेंग लैंग जागता है तो उसे फील होता है कि उसके बाजू से कोई तो है, और जैसे वो ब्लैंकेट हटा के देखता है तो वहाँ पे शाओ ची होती है जो कि उसे टच कर रही होती है। वो अनजान लड़की को अपने बेड पे देख के काफी शॉक्ड होता है, उसे धक्का देके नीचे गिरा देता है और उसे पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो शाओ ची खुद को इंट्रोड्यूस करती है, पर फिर भी फेंग लैंग उसे नहीं पहचान पाता है। जिसपे फेंग लैंग उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए। तो शाओ ची उससे कहती है कि ये मेरा भी घर है और तुमने मेरा सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया और ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे कि अकेले रहते हो, और दिखाते तो ऐसे हो जैसे कि तुम मुझे जानते भी नहीं हो। उसकी बातें सुनने के बाद फेंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर इतने में ही शाओ ची उससे एलिमेंट मांगती है। जिसपे फेंग कहता है कि रुक जाओ, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि एक अजीब सी लड़की मेरे घर में घुस आई है। जिसपे शाओ ची खड़ी होती है और उसके पास आके कहती है कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इरिटेट होके वहाँ से चली जाती है। जिससे फेंग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि क्या प्रीवियस टाइम पे मेरी कोई शाओ ची नाम की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और अपने असिस्टेंट को शाओकी के बारे में पता करने के लिए कहता है। एक्चुअली में यहाँ पे हमारे बंदे को एक और प्रॉब्लम होती है कि उसे रेन से काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, और बारिश के बाद उसे किसी भी लड़की के बारे में याद नहीं होता है कि वो इसके पहले किसको डेट कर रहा था और किसको नहीं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शाओ ची अपार्टमेंट से बाहर आती है जहाँ पे उसे शाओबू मिलती है। शाओ ची उसे अपने हाथों में उठाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो वापस टर्टोइज में कैसे बदल गई। तो शाओबू उसे बताती है कि ज्यादा हीट और सिस्टम डैमेज होने के कारण वो वापस से टर्टोइज बन गई है, और शाओबू उसे बताती है कि वो उसे ट्रैक करते हुए यहाँ पे पहुंची है, और उससे पूछती है कि क्या उसे हार्मोन एलिमेंट मिला कि नहीं। तो शाओ ची उसे बताती है कि उसे कुछ भी नहीं मिला, और शाओ ची उससे कहती है कि मुझे लगता है कि उसने अपनी कंपनी के RNA डिपार्टमेंट में वो चीज रखी होगी क्योंकि वो अपनी सारी मेमोरीज भी वहीं पे स्टोर करता है। फिर वो शाओबू के साथ कंपनी के बाहर पहुंचती है, तो जहाँ पे वो एक बिलबोर्ड देख के समझ जाती है कि वो लोग 2018 में पहुंच गए, ना कि 2021 में। और तब शाओ ची को सबको समझ में आ जाता है कि आखिर फेंग लैंग उसे पहचान क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअली में तो वो फेंग लैंग से 2019 में मिली थी और इसलिए वो उसे नहीं पहचान पा रहा है, और इस सब चीजों से वो काफी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर में फेंग लैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मेमोरी बैंक में शाओ ची के बारे में ढूंढने के लिए आता है। एक्चुअली में उसने कुछ लोगों की मदद से अपना एक मेमोरी बैंक क्रिएट करा होता है जिसमें वो अपनी प्रीवियस सारी मेमोरीज रखा होता है जिन्हें वो खुद याद नहीं रख पाता है। पर मेमोरी बैंक में भी उसे शाओ ची के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि एक्चुअली में वो अभी तक शाओ ची से मिला ही नहीं था। पर उसे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर वो लड़की उसे अपना हस्बैंड क्यों बुला रही थी। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि वो पक्का आपकी फैन होगी और आपको अपना हस्बैंड मानती होगी, जिसपे फेंग उसे अपने घर की सिक्योरिटी और बढ़ाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें शाओ ची को दिखाया जाता है जो कि शाओबू को ह्यूमन फॉर्म में लाने के लिए एक कैफे में पहुंचती है जहाँ पे वो आइस ऑर्डर करती है और शाओबू के सिस्टम को ठंडा करने के लिए उसे आइस पे रख देती है, जिसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। जिसके बाद शाओ ची शाओबू के थ्रू अपने प्लेनेट पे इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश करती है कि वो गलत टाइम पे आ गए हैं, पर शाओबू का ये सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता है। अब इस वजह से ये लोग काफी मुसीबत में फंस गए थे क्योंकि अब ये लोग अपने प्लेनेट में कोई भी सिग्नल नहीं भेज पा रहे थे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि जिस हार्मोन एलिमेंट को वो लेने के लिए धरती पे आए थे वो अभी तक फेंग लैंग ने बनाया ही नहीं था। जिसपे शाओ ची कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ये मिशन इतना खतरनाक बन जाएगा तो मैं अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आती, ना कि ये सड़ा सा हार्मोन कलेक्टर। उसके ये कहने पे शाओबू उसकी रिंग को स्कैन करती है और उसे बताती है कि इस हार्मोन कलेक्टर ने तो हार्मोन्स कलेक्ट करना भी शुरू कर दिए। उसके यूं कहने पे शाओ ची को याद आता है कि ये तब के हार्मोन्स रहे होंगे जब वो फेंग लैंग के करीब गई थी। जिसपे शाओबू उसे और स्कैन करके बताती है कि इसके अंदर 0.4% मेल हार्मोन्स है, और फिर वो अपने सिस्टम से सर्च करके पता करती है कि अगर वो इसमें 100% मेल हार्मोन्स कलेक्ट कर लेंगे तो वो अपने प्लेनेट वापस जा सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू ऑटोमेटिक वहाँ पे सिग्नल पहुंच जाएंगे। यानी कि उनका एक लौता गोल ये है कि वो कैसे भी करके 100% मेल हार्मोन्स कलेक्ट करें। फिर तभी वो अपने सामने कुछ हैंडसम लड़कों को आता हुआ देखती है और वो उनके पास जाके हार्मोन्स कलेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर इससे भी कोई काम नहीं बन रहा होता है। जिसपे शाओ ची उन लड़कों के सामने जाके डांस करने लगती है, ये सोच के कि उसका डांस देख के उनकी बॉडी से कुछ मेल हार्मोन्स रिलीज होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वो कैफे के बहुत सारे कस्टमर्स के पास जाके डांस करती है, पर उसका डांस देख के लोग भागना शुरू कर देते और कैफे की ओनर ये सब कुछ देखकर उन्हें आके पकड़ लेती है और कहती है कि सच सच बताओ तुम लोगों को यहाँ पे आके किसने भेजा। तो शाओ ची और शाओबू उनसे माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है, जिसपे वो उन दोनों को रोकती है और उनसे आइस के पैसे मांगती है। तो शाओ ची उन्हें अपने प्लेनेट की करेंसी
करेंसी दे देती है, जो कि कुछ कीमती स्टोन्स होते हैं। पर ऑफ कोर्स उनके ये कीमती स्टोन्स यहाँ पे तो काम आने वाले नहीं होते, तो कैफे की ओनर उन्हें बर्तन मांजने के लिए भेज देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओची और शाओबू दोनों बर्तन घिस रहे होते हैं और शाओची उससे कहती है कि आखिर इधर के लोग कितने स्टूपिड है, हम उन्हें हीरे मोती दे रहे हैं पर उन्हें कागज का एक नोट चाहिए। फिर शाओबू यहाँ पे शाओची से पूछती है कि आखिर तुमने पिछली बार मेल हार्मोन्स कैसे कलेक्ट किए थे, जिसपे शाओची कहती है कि कहीं फैंगलैंग के पास जाने पे बस तो मेल हार्मोन्स कलेक्ट नहीं होते, क्योंकि लास्ट बार उसने फेंगयू के पास से ही मेल हार्मोन्स कलेक्ट किए थे। और ये कहने के बाद वो शाओबू के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। उन्हें ऐसा करते हुए कैफे की ओनर देख लेती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो शाओची और शाओबू टेलीपोर्ट होके अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहुंचते ही शाओबू का सिस्टम हीट मारने लगता है, पर वो जल्दबाजी में उसे फैंगलैंग की लोकेशन बता देती है। फिर शाओची भी उसे आराम करने के लिए कहती है और वहाँ से फैंगलैंग को ढूंढने के लिए जाती है। फिर फाइनली वो फैंगलैंग के सामने पहुंचती है और वहाँ पे उसके सामने जाके डांस करना स्टार्ट कर देती है, जिसपे फैंगलैंग उसका अजीब सा डांस देखने के बाद उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इससे इम्प्रेस हो जाऊंगा, और ये कहने के बाद उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक कार आके उसे ठोकने वाली होती है और ये चीज शाओची नोटिस कर लेती है और टाइम को फ्रीज कर देती है और तुरंत टेलीपोर्ट होकर फैंगलैंग को अपनी ओर खींच लेती है, जिसके कारण फैंगलैंग उसकी बाहों में होता है और इसके तुरंत बाद ही फैंग से हार्मोन्स निकलकर हार्मोन कलेक्टर में एब्जॉर्ब होने लगते हैं। और ये देखने के बाद शाओची श्योर हो जाती है कि हार्मोन कलेक्टर सिर्फ फैंगलैंग के ही हार्मोन्स कलेक्ट करता है। और यहाँ पे फैंग उसकी आंखों में खोया होता है और शाओची उसका वेट हैंडल नहीं कर पाती है और वो दोनों फ्लोर पे गिर जाते हैं। पर एक बार फिर से शाओची उसके सेंट से अट्रैक्ट होने लगती है और फैंग के और पास जाने लगती है, जिसपे फैंग उसे जल्दी से दूर करके खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन शाओची उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि तुम इतने जल्दी नहीं जा सकते, और इसके पास जाके उसे स्मेल करने लगती है, जिसपे फैंग अपना मोबाइल निकाल के उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। पर शाओची अपनी पावर्स का यूज करके फोन को दूर फेंक देती है और ये देख के तो लैंग एकदम शॉक्ड रह जाता है और डरते हुए वापस अपने फोन को उठाता है और असिस्टेंट को और सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कहता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि शाओची शाओबू को बताती है कि फैंग की बॉडी से हार्मोन्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब उसकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वो सांसें तेज लेने लगता है और उसकी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं। इसके बाद शाओबू अपने सिस्टम से रिसर्च करती है और उसे बताती है कि ऐसा तब होता है जब फैंग डरा हुआ हो या शॉक में हो। फिर वो दोनों ढूंढते हुए उसे उसके ऑफिस में पहुंचते हैं, पर वो दोनों उधर पे एंटर नहीं कर पाते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। फिर वो घर पे भी घुसने की कोशिश करते हैं, पर अगेन वो एंटर नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद वो थक हार के उसके आसपास ही कोई घर ढूंढने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि फैंग का जस्ट बगल वाला अपार्टमेंट खाली है, क्योंकि उसका ओनर बाहर रहता है और वो अभी तो वापस आने वाला है नहीं। तो वो अपना गेटअप चेंज करके उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं और रिसेप्शनिस्ट को वहाँ पे ना पाकर शाओबू जल्दी से उस घर के ओनर की आईडी में अपनी फोटो लगा देती है। जब वो बंदा आके आईडी चेक करता है तो उसे लगता है कि वही दोनों ओनर है उस घर के और उन्हें इस तरीके से घर में एंट्री मिल जाती है। फिर वो दोनों उस घर को पाके काफी खुश होते हैं, पर तभी वहाँ पे किसी के एंट्री की आवाज सुनाई देती है। जहाँ पे वो जाके चेक करते हैं तो उन्हें उस कैफे की ओनर मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों डर कर भागने लगती हैं, जिस पर वो कैफे ओनर उन्हें रोकती है और शाओची को गले से लगा लेती है, ये सोचकर कि वो उसकी फ्रेंड की बेटियां हैं। एक्चुअली में ये घर कैफे ओनर की फ्रेंड का होता है और वो शाओची की उसकी बेटी समझती है। फिर वो लोग सभी साथ में बैठ के डिनर करने लगते हैं, जहाँ पे शाय यानी कि कैफे ओनर काफी ज्यादा खुश होती है और उन दोनों के पास जॉब ना देखकर उन्हें अपने कैफे में काम करने के लिए कहती है। फिर वहीं आगे दिखाया जाता है कि शाओची अपना डेजर्ट बचा के फैंगलैंग को देने के लिए जाती है और उसे बताती है कि अब हम तुम्हारे न्यू नेबर्स हैं। पर फैंग उसे देख के इरिटेट हो जाता है और उसका दिया हुआ केक लेना तो दूर, वो उसे देख के ही उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि शाओची और शाओबू साथ में बैठ के उसे डराने का प्लान बनाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंग अपने असिस्टेंट के थ्रू शाओची के बारे में पता लगाता है कि आखिर वो उसके बगल वाले घर में क्या कर रही है और उसे यही पता चलता है कि वो ओनर की बेटी है। फिर ऑफिस के बाद फैंग अपने घर पहुंचता है, जहाँ पे शाओची और शाओबू उसे डराने के लिए पूरी रेडी होती है, पर इस चक्कर में वो खुद ही लिफ्ट में फंस जाती है और उनका ये प्लान यहीं पे फेल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रही होती है कि आखिर अब वो आगे क्या करे। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मिस चाय की रिलैक्सिंग चेयर पे पड़ती है और इस चेयर को देख के उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो सीधा उस चेयर को पैक करा के और उसके लिए लंच लेके सीधा ऑफिस पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसे ऑफिस में भी एंट्री मिल जाती है। फिर शाओची वो चेयर लेके सीधा पहुंच जाती है फैंग के कैबिन में और फिर वो जबरदस्ती उसे चेयर पे बिठा देती है
ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो और उसकी बॉडी में कुछ सेंसेशंस हो जिससे उसके हार्मोन्स रिलीज हो और वो उन्हें कलेक्ट कर सके। यहाँ पे फैंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर शाओची उसे पीछे से पकड़ लेती है और कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, पर फिर भी उसकी बॉडी से हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं और उसकी ये उल्टी सीधी हरकतों से फैंग इरिटेट होकर उसे आगे खींचता है और शाओची उसकी गोद में आके बैठ जाती है। और जब वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो उठने का नाम ही नहीं लेती और तभी वहाँ पे फैंग का असिस्टेंट आ जाता है और वो इन दोनों को इस सिचुएशन में देख लेता है